नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम रीड शिक्षण विधियों का मॉडल टेस्ट पेपर 6 लगाने जा रहे हैं। इससे पहले 5 टेस्ट हम लगा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हमारा पहला प्रश्न देखते हैं हम। एक शिक्षक अगर अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहता है तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए। ये पूछ रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए एक टीचर को अपने जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी योग्यताओं की उपलब्धि चाहने के लिए। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, बच्चों को विशेष ध्यान के लिए उनकी कक्षा के बच्चों से उन्हें अलग करना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना अथवा उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। तो देखिए, तनाव को नियंत्रित कराना सिखाना भी चाहिए, गैर शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उनमें भी आनंद लेना सिखाना चाहिए, ठीक है। और उनकी जो सृजनात्मकता होती है उनको समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती भी देनी चाहिए एक अध्यापक के द्वारा, लेकिन उन्हें उनकी जो कक्षा है उनके बच्चों से अलग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन्हें लगेगा कि हम बिल्कुल अलग बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है। वो फीलिंग नहीं करवानी है आपने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीईआरटी प्रत्येक राज्य को एनसीएफ लागू करने के लिए कितने लाख रुपए का अनुदान करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीईआरटी एनसीएफ लागू करने के लिए कितने लाख का अनुदान देती है, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए इसका सही उत्तर है 10 लाख का अनुदान जो है एनसीईआरटी देती है प्रत्येक राज्य को एनसीएफ लागू करने के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुनने व बोलने के संबंध को सही दर्शाता है। सुनने और बोलने के संबंध को सही दर्शाता है। पहला है, सुनना बोलने के कौशल पर आधारित है पर बोलना सुनने पर नहीं। दूसरा है, सुनने व बोलने की गतिविधियां अलग अलग होनी चाहिए। तीसरा है, बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण व रोचक सुनने के मौके मिलने जरूरी हैं। तो क्या उत्तर लगेगा, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है कि सुनना जो है वो बोलने के कौशल पर आधारित है पर बोलना सुनने पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कमेंट करके इस प्रश्न का आपको कौन सा सही अर्थ लगता है, उत्तर लगता है, तो आप बताइएगा। वैसे सही यही रहेगा कि सुनना जो है वो बोलने के कौशल पर आधारित होता है, लेकिन बोलना जो होता है वो सुनने के कौशल पर आधारित नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवर्धन कार्यक्रम जरूरी होते हैं, किसके लिए जरूरी होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, कमजोर बच्चों के लिए, साधारण बच्चों के लिए या इन सब के लिए। तो देखिए संवर्धन जो कार्यक्रम होते हैं वो किसके लिए जरूरी होते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए जरूरी होते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, ठीक है, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, तो इस विद्यार्थी को किस क्षेत्र में सहायता की जरूरत है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। सही उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है यहां पर उसके जो भावात्मक क्षेत्र है, फीलिंग वाला क्षेत्र है, उसमें काम करने की जरूरत है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीएफ में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक शैक्षिक त्रिकोण प्रस्तुत किया गया। इन्हें कहा गया, क्या कहा गया, गुणवत्ता के आयाम, गुणवत्ता के स्रोत, गुणवत्ता का परिमाण या ये सभी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर लगाएं। एनसीएफ में जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो शैक्षणिक त्रिकोण प्रस्तुत किया गया वो कहलाता है गुणवत्ता के आयाम। क्या। अगला प्रश्न है, एनसीएफ कितने शिक्षण सूत्रों का पालन करता है। एनसीएफ जो है वो 3 शिक्षण सूत्रों का पालन करता है। कौन कौन से हैं।
देखिए, एक तो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, एक है मूर्त से अमूर्त की ओर, और तीसरा है स्थानीय से वैश्विक की ओर। 8वां प्रश्न आपके सामने है, खेल का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, आपने बताना है। तो सबसे पहले खेल का शिक्षा में प्रयोग किया था प्लेटो ने या प्लूटो ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है, खेल पर आधारित शिक्षण विधि का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया। तो देखिए, खेल का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग प्लेटो ने किया है, लेकिन खेल पर आधारित शिक्षण विधि का सबसे पहले निर्माण जो किया है वो किसने किया है, फ्रोबेल ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए, उपचारात्मक में क्या किया जाता है, कमियों का सुधार किया जाता है। ठीक है, और किसी कमजोरी का पता लगाना वो नैदानिक में किया जाता है। नैदानिक शिक्षण में निदान किया जाता है, ठीक है, पता लगाया जाता है, और उपचारात्मक में कमियों का सुधार किया जाता है। तो जल्दी से उत्तर लगाएं, क्या उत्तर रहेगा। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्र की अभिव्यक्ति क्षमता में सुधार करना। देखिए, उपचारात्मक में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है कमी का। तो यहाँ पर है कि छात्र की अभिव्यक्ति क्षमता में सुधार करना, तो यही उत्तर रहेगा। छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना, ये नहीं रहेगा। छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, तो अगर यहाँ पर नैदानिक शिक्षण होता तो उसके लिए ये तीसरा विकल्प सही रहता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 ने जोर दिया है, किस पर जोर दिया है, सैद्धांतिक शिक्षा पर, व्यावसायिक शिक्षा पर, या क्रिया आधारित शिक्षा पर। जल्दी से उत्तर लगाएं। एनसीएफ 2005 जो है वो जोर देता है क्रिया आधारित शिक्षा पर। ठीक है, क्रिया आधारित शिक्षा पर जो जोर देता है वो कौन देता है, एनसीएफ। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना है कि, क्या जानना है, बच्चे क्या नहीं जानते, बच्चे किस प्रकार की त्रुटियां करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए या नहीं किया जाए। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं ये देखना, ये जानना, बच्चे कैसे सीखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न, मौन पाठन का लाभ क्या है। उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, एकाग्रचित्त होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, विकल्प भी बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, सबसे बढ़िया यहाँ उत्तर रहेगा, मौन पाठन का लाभ होता है कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, स्वयं अध्ययन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है मौन पाठन में। 14वां प्रश्न आपके सामने है, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ, कौशल का मूल्यांकन करता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है फ्रीमैन का। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का मूल्यांकन करता है। कथन है फ्रीमैन का। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं हमारा, आज का आखिरी प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है। नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। शिक्षण साधनों के चयन में कौन सा सिद्धांत मार्गदर्शक नहीं है, तो इसका सही उत्तर रहेगा भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत बिल्कुल साधनों के चयन में मार्गदर्शक होता है। विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत मार्गदर्शक होता है। संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत मार्गदर्शक होता है। तो आज के लिए इतना ही, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें। ठीक है, कम से कम 2 मित्रों में तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। देखिए, कुछ कमेंट आ रहे हैं लेकिन उसका जवाब जो है पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है यूट्यूब की तरफ से, तो कमेंट का जवाब नहीं दिया जा रहा, कुछ का दिया जा रहा है, तो वो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है।
तो अगर जवाब नहीं दिया जाता कमेंट का तो उसका आप बुरा मत मानिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।